नमस्कार फ्रेंड, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट वन। तो कल जो हम लोग पढ़े थे वो था गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन सर का। तो चैप्टर काफ़ी लंबा हो जाने की वजह से कल पूरा वीडियो नहीं बन पाया था, ठीक है ना। तो जो कुछ और जो पढ़ाने के लिए उसमें बताने के लिए जो बाकी रह गया था उसका वीडियो मंडे यानी सोमवार को लगभग 12 बजे यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आज के बारे में बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति यानी वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इंग्लिश में वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो एक एक करके बारे में हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्य के बारे में, ठीक है। तो कार्य सबसे पहले पढ़ेंगे। तो कार्य होता कैसे है, एक कार्य है क्या। तो वर्क जो होता है कि मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हम फोर्स लगा के इधर से, ठीक है, यहाँ पे हम फोर्स लगाकर इस वस्तु को अगर इस स्थान से स्थान ए स्थान बी, ठीक है, इसको ए स्थान मानिए, ए स्थान ए, जब इसको यहाँ फोर्स करके यहाँ से यहाँ इसका अगर ला दिया गया, यानी ए ऑब्जेक्ट जो है इसको बलपूर्वक यहाँ से यहाँ अगर हम ला लेते हैं तो ये क्या समझ जाएंगे कि ये वर्क हुआ है। क्योंकि इसका जो सूत्र होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका जो डिफिनेशन होता है कार्य का वो क्या होता है कि एक वस्तु को हम बल लगाकर जिस जिस दिशा में बल लगा रहे हैं, मान लीजिए कि हम फोर्स इस साइड लगा रहे हैं, ठीक है ना, फोर्स इस टाइप इस साइड लगा रहे हैं, यहाँ से जब धक्का दे रहे हैं, जब ये इसी दिशा में जाएगी तभी काम होगा। मान लीजिए फोर्स हम यहाँ कर रहे हैं, ये वापस लौट के इधर आ रही है तो क्या रे हो जाएगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि जब भी हम वर्क करेंगे, जब इसको जब धक्का दे रहे हैं वस्तु को, ये आगे की ओर जाएगी। मान जिस इस इधर को धक्का दे रहा है तो ये जब इधर को जाएगी ना तभी ये कार्य होगा अथवा नहीं होगा। तो इसका डिफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। तो कार्य होने के लिए जो मेन इम्पोर्टेंट है वो क्या है, एक है ए फोर्स और दूसरा क्या है ए एस, यानी इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। और एफ क्या है, ए हो गया बल। तो मुख्य रूप से जो काम करने के जो कार्य होने के लिए जो चाहिए वो क्या हो गया, ए पहला तो हो गया बल, दूसरा क्या हो गया, हो गया विस्थापन। इन्हीं दोनों का जो गुणनफल होता है कार्य कहलाते हैं, यानी बल गुणे विस्थापन। और विस्थापन भी के लिए एक इसमें शर्त है, टर्म में कंडीशन है कि विस्थापन जब भी हो वो क्या होगा कि बल के दिशा में होना चाहिए, यानी एक बल की दिशा में होना चाहिए, ठीक है। ये बल की दिशा में होना चाहिए। अगर बल की दिशा में नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। तो बल के बारे में तो जानते हैं, इसका जो इकाई होता है न्यूटन, ठीक है। अब विस्थापन का जो इकाई होता है वो क्या होता है, मीटर। तो विस्थापन के बारे में पहले जाने विस्थापन होता क्या है। तो एक निश्चित जो दिशा में होता है, मान लीजिए एक निश्चित उसका जो डायरेक्शन होता है वो हम जानते हैं, इसका एक निश्चित दिशा है कि हम इस साइड के जा रहे हैं, इस साइड के, मान लीजिए ये डायरेक्शन इसका ये है कि हम निश्चित दिशा में जा रहे हैं। इसके बीच के दो बिंदु होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ए बिंदु ए हो गया, ठीक है, और ये बिंदु बी हो गया, दो बिंदु हो गए। और इसके बीच को जो न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है ना, यही क्या कहलाती है, विस्थापन, ठीक है। ये क्लियर हो गया। यानी जो काम करने के लिए हमें जो दो कारक है, बल और क्या है, विस्थापन, यानी बल गुने बल की दिशा में विस्थापन होगा तभी कार्य होगा। इसका जो डिफिनेशन वही है कि बल गुने बल की दिशा में विस्थापन है। इसका माप भी जो होता है, इसका जो माप जो होता है, कार्य का जो माप होता है वो क्या होता है, बल गुना ये होता है, ठीक है। इसका जो माप होता है कार्य का वो बल गुना, इधर लिख देते हैं,
का जो माप होता है कार्य का, वो ये होता है बल गुने बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल देखे देखिए कि ये वर्क होता है कैसे और नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए ये वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है। हम जो बल लगा रहे हैं यानी फोर्स जो लगा रहे हैं, मान लीजिए तो इसका जो इकाई होता है कि एन होता है, तो मान लीजिए कि हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ से 100, ठीक है ना, 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और विस्थापन गुना विस्थापन है तो डिस्प्लेसमेंट यानी एस, जो एस के लिए का मान हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि हम जैसे बोले कि बल जो है बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए, ठीक है ना। वस्तु को अगर बल लगा रहा है तो उसका जो होता है विस्थापन वो बल की दिशा में होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये वर्क के बारे में, ठीक है ना। जैसे मान लिया यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम फोर्स कर रहे हैं, तो फोर्स के लिए न्यूटन यानी बल की जो इकाई होती है न्यूटन होती है। तो यहाँ कितना लगा रहे मान दिया जाए, यहाँ पे 100 लगा रहे हैं, 100 न्यूटन, ठीक है। और विस्थापन यानी पहले बता दो विस्थापन क्या होता है कि एक निश्चित लंबाई जो होता है दिशा में बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, एक यहाँ एक यहाँ, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या कहलाती है, विस्थापन। तो वस्तु को जब धक्का देंगे तो आगे की ओर बढ़ेगी। मान लीजिए कि इसका मान लीजिए 10 मीटर, ठीक है ना, इसको गुना करेंगे 10 मीटर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ एन है, इसका जो इकाई लिखेंगे कार्य का एन और एम, ठीक है, एन एम लिखाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो जूल वैज्ञानिक है उनके सम्मान में यह जो है एन एम की जगह, चूंकि हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इकाई क्या आएगा, न्यूटन और मीटर आएगा, न्यूटन मीटर होगा। लेकिन जो जूल थे उनके सम्मान में या इसके जगह न्यूटन मीटर की जगह क्या लिखाता है, जूल लिखाता है, ठीक है। लेकिन इसका मुख्य रूप से ये होता है न्यूटन मीटर, लेकिन इस सम्मान में जूल बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कि वस्तु के बल की ओर धक्का दे रहे हैं तो ये वर्क कर रहा है, इससे साबित हो गया कि वर्क इतना जूल हुआ। अब मान लिया जाए कि हम कोई वस्तु को धक्का रहे हैं, जैसे इस बोर्ड को ही धक्का दे रहे हैं, ठीक है ना, या मार्कर को मान लीजिए यहाँ पे से धक्का दे रहे हैं, हमसे आगे की ओर नहीं धक्का जा रहा, ठीक है ना। हम इस पर मान लीजिए कि ये जो 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस पर, ठीक है ना, लेकिन फिर भी नहीं हिलता है। तो हिल रहा था जब विस्थापन नहीं बना, तो इसका मान लीजिए इतना 100 न्यूटन है, ठीक है। अब गुना करेंगे विस्थापन होवे नहीं किया तो शून्य मान लेते हैं। जब इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य से कोई भी संख्या गुना करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0, यानी क्या हुआ, ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। ये तो यहाँ तक समझ गए हैं, और एक इसका मान समझ गए, ये भी समझ गए। अब बढ़ते हैं क्या, कॉस थीटा के बारे में, ठीक है। ये कॉस थीटा आया क्यों, इसका वर्क इसमें क्या है, तो इसका जो वर्क होता है, इसका वर्क होता है जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यानी वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक बच्चा, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा छोटा बना देते हैं, चलिए मान लेते हैं ये वस्तु, ठीक है ना, यहाँ से चलिए मान लेते हैं वस्तु है, ठीक है। और यहाँ से एक धागा से ये बच्चा इसको यहाँ से खींच रहा अपनी ओर, ठीक है, और भूमि से इस तरह से भूमि पर है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब हम इस टाइप इधर के खींचेंगे, ये साइड बच्चा जब सीधे बैठ कर खींचेगा तो बल निश्चित रूप से ज़्यादा होगा, क्योंकि बल के दिशा में विस्थापन होगा तभी काम होगा, ठीक है ना। लेकिन क्या हो जाए कि जब ये यहाँ से खड़ा होकर जब खींच रहा है तो यहाँ पे एंगल बना रही है, एंगल बना रही है, तो अगर ये ज़्यादा ऊंचा जाएगी धीरे धीरे ये साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसका जो शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये जो हो गया एंगल यहाँ से कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, और टोटल कितना हो जाता है, टोटल 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो कॉस जो होता है 0 का मान जो होता है, कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 0 के बराबर क्या होता है 1, और कॉस 90 बराबर क्या होता है, उसका जो मान क्या होगा 0 हो जाए, ठीक है। कॉस 90 का मान 0
और 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। अगर क्या होगा कि बच्चा जो वस्तु को खींच रहा है यहाँ से, ठीक है ना, तो सीधा है कि जब ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका जो थीटा जो है, कोण जो है, इसका एंगल बढ़ रहा है। अब एंगल बढ़ रहा है तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कम हो जाएगा, तो वर्क कम होगा। और जब यहाँ से अगर बैठ के यहाँ से डायरेक्ट इसको ऐसे खींचेगा तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा ज़्यादा होगा और वर्क ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है cos थीटा लगा दिया जाता है। cos थीटा लगाने का रीजन यही है कि अगर मान लीजिए वस्तु, अगर एक वस्तु यहाँ रखा हुआ, ठीक है ना, और बच्चा मान लीजिए थोड़ा और बड़ा, अब ये डायरेक्ट यहाँ से पकड़ रही है इसको, ठीक है। अब यहाँ से पकड़ के इसको खींच रही है ऊपर की ओर, यहाँ से हमको खींचना है इस दिशा में, चूंकि बल हम यहाँ से लगा रहे हैं ना, खींच रहे हैं तो बल यहाँ से लग रहा है, खींच रहा है तो बल के दिशा में लगना चाहिए ना। अगर ये बल इधर से लगा रहा है तो इधर से लगना, अगर यहाँ से लगेगा तो कहाँ से काम होगा, क्योंकि विस्थापन बल के दिशा में ही होना चाहिए, ठीक है। तो cos थीटा का जो मान होता है बस इसीलिए दिया जाता है, क्योंकि cos 90 का जो मान होता है वो 0 होता है। इसलिए कोई भी कार्य होता है जब वो 90 डिग्री के एंगल से वर्क होता है तो उसका जो मान होता है क्या होता है, 0 होता है। जबकि 0 का मान जो जब भी होगा तो इसमें क्या होता है, 0 में सबसे ज़्यादा अधिकतम होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अधिकतम इसमें होता है और सबसे कम 90 डिग्री, ठीक है। जब 0 है तो कम क्या है, जब पूरा 0 है, ठीक है। तो ये हो गया बल और विस्थापन का फंडा, समझ में गए होंगे आप लोग, ठीक है। और इसमें कुछ तो बाकी नहीं रहा। अब बढ़ते हैं, कार्य तो कंप्लीट हो गया, अब बढ़ते हैं ऊर्जा की ओर, ठीक है। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता होती है वही कहलाती है क्या, ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। तो कार्य करने की जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहलाती है, सॉरी, कार्य करने की जो क्षमता होती है, ठीक है ना, वो तो ऊर्जा बोलते हैं, मिस्टेक। कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। यानी कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो ऊर्जा होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक पहला हो गया गतिज और दूसरा हो गया स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है ये हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा जो होती है, माने कोई वस्तु, उसमें गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको, यानी कोई वस्तु में अगर गति आ गया, उससे जो उससे ऊर्जा प्राप्त हुई क्या कहलाती है, वो गतिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। तो इसका जो डिफिनेशन वही हो गया, वही यानी गतिमान वस्तु में निहित ऊर्जा, शॉर्टकट में इसे गतिमान वस्तु में निहित ऊर्जा, यानी ऐसी वस्तु जिसमें गति हो और जिसके कारण उससे ऊर्जा प्राप्त हुआ हो, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। इसका जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र है काइनेटिक एनर्जी बराबर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसमें से एम क्या हो गया, ए हो गया, एम हो गया मास, और भी क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इसका जो सूत्र ये आया है काइनेटिक एनर्जी का, ये आया कहाँ से है, ये बना कैसे है, ठीक है। तो इसका जो सूत्र जो आया है वो न्यूटन के जो गति के नियम दिया था, पहला दूसरा तीसरा, जिसमें से दूसरा और तीसरा का कॉम्बिनेशन करके यह निकाला गया है, ठीक है ना। जैसे कि न्यूटन का दूसरा नियम जो है, सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड लॉ, और थर्ड लॉ। तो सेकेंड लॉ में क्या है, एफ बराबर एम ए, यानी बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। और इसका जो समीकरण होता है थर्ड का, वो क्या होता है, ऐसे तो इसका जो उदाहरण है कि क्रिया प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, लेकिन इसका एक समीकरण दिया हुआ है जिसमें से क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस
2AS, ठीक है। अगर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इधर एस लाएंगे तो एस बराबर क्या हो जाएगा, भी उधर जाएगी, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और बटा में 2A नीचे आएगा, ठीक है। ये हो गया। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, यू क्या होती है, यू हो गई प्रारंभिक चाल और भी बराबर क्या होता है, अंतिम चाल होता है, ठीक है, अंतिम चाल। और इस बराबर क्या होती है, दूरी होती है, ठीक है। एस बराबर डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी होती है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, तो चूंकि पहले ये बता दें, जो गतिज ऊर्जा होती है, तो जैसे मान लिया जाए कि कोई वस्तु है, ठीक है ना, मान लिया मार करिए, जब यहाँ से हम इसको यहाँ से ले जाएंगे यहाँ से, तो इसमें क्या आ गई, गतिज ऊर्जा। यहाँ पे इसको टच करेंगे तो ये वर्क कर रही है, ठीक है ना, तो इसमें भी वर्क हो रहा है, गतिज ऊर्जा में भी। तो इसको जब कंपेयर करने के लिए रहेगा तो क्या इसको इस तरह से लिख करने की वजह से देखिए हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। अब जब इसको कंपेयर करेंगे तो चूंकि पहले बता दिए थे कि इसमें भी जब गतिज ऊर्जा आती है भी वर्क कर रहे, जैसे कोई मान लीजिए कि कोई बड़ी ट्रक है या कार है, वो हमें गतिज ऊर्जा के रूप में आके ही वो हमें टक्कर मारती है, लेकिन टक्कर मारती हो तो क्या करती है, एक प्रकार के वो वर्क करती है, ठीक है ना। तो जब ये दोनों को कंपेयर करके इसको जब बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या होता है, डब्ल्यू बराबर, चूंकि ये काम कर रही है, ठीक है ना, तो डब्ल्यू बराबर क्या लिखेंगे, एफ जो पहला और दूसरा का कंपेयर करेंगे तो एम ए लिखाएगा इसका, एम ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और बटा 2A हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ एस भी लिख सकते हैं, इसको एस हटा देंगे बाद में, क्योंकि हमको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखना है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले ये से ये यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बचेगा एम और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहाँ पे बटा है, इसको कॉमन ये साइड आ जाएगा, इसको बाद में लिख देंगे, अच्छा पहले लिख देते हैं यहाँ पे इसको, क्योंकि ऊपर में तो कुछ बचा नहीं तो ये नीचे रहेगा, ऊपर में नहीं कुछ है तो उसके बदले एक लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हाफ गुने एम और एम दोनों में कॉमन हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है ना। तो एम कॉमन हो गया और इसको कॉमन ले लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। इसका जो काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र होता है वो यही होता है, ठीक है ना, हाफ एम इंटू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चूँकि एम जो है दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, इससे भी करेगा और इससे भी करेगा एम, ठीक है। तो दोनों से कम करेगा तो एम कॉमन हो गया दोनों में, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो अधिकतर एग्जाम्पल में इसका जो यूज होता है, ये क्या हुआ, ये जो सूत्र हो गया ये मूल सूत्र हो गया, मूल सूत्र यही होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का। इसमें देखिए अब हाफ एम वी स्क्वायर इसमें क्या है, तो एम वी स्क्वायर इसमें क्या होता है कि ये जो क्या हुआ है, ये प्रारंभिक चाल होता है। प्रारंभिक चाल किसी के भी जो होता है प्रारंभिक चाल वो हमेशा शून्य से शुरू होता है। जैसे हम यहाँ खड़ा है, ठीक है ना, यहाँ जो स्टार्ट करते हैं वहाँ जो हम क्या होता है, शून्य होता है, फिर उसको 0.1 मीटर इसी टाइप का जो बढ़ते रहता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आगे जाती है उसकी गति बढ़ते जाती है, इसीलिए हम इसे ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, इसे डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका जो सूत्र निकला वो किसका निकला, न्यूटन के सेकेंड लॉ से और थर्ड लॉ के कंपेयर से, ठीक है ना। ये दोनों के जब कंपेयर किए तो ये हाफ एम वी स्क्वायर निकल गया, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा के बारे में आप समझ ही होंगे। इसका जो एग्जाम्पल और कुछ जो है कि सीधा है इसका एग्जाम्पल, कोई ऐसा वस्तु, ठीक है ना, जिसमें गति के कारण उसमें ऊर्जा आ जाती है, वही गतिज ऊर्जा है और कुछ नहीं। अब बढ़ते हैं आगे, तो अब पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये होता क्या है, गतिज ऊर्जा के बारे में तो जान ही गए, अब पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो स्थितिज ऊर्जा उसे कहते हैं जिसमें कि कोई वस्तु के स्थिति के कारण, यानी उसमें रुका हुआ उसके कारण उसमें ताकत आ जाती है, यानी ऊर्जा आ जाती है।
जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है जो हैमर चला रहा है यानी हथौड़ा चला रहा है, ठीक ना। जब वो यहाँ पे उठाता है, ठीक ना, यहाँ तक लाता है जमीन से, यहाँ तक जब लाता है ऊंचा उठाता है, तो वो जब रुकी रहती है तो उसमें स्थिति के कारण ऊर्जा होती है। जैसे वो गति जो जब परिवर्तित होती है, जैसे वो नीचे की ओर जाती है, कहीं पे चोट मारती है या कहीं पर रॉड काटने का रहता है कुछ भी, या किसी को पत्थर फोड़ने का रहता है, तो जैसे पत्थर पे पड़ती है वो टूट जाती है। तो वो क्या, जो रुकी हुई हथौड़ी थी उसमें स्थिति ऊर्जा था, और जैसे वो गति में परिवर्तन हुआ वो उसको तोड़ दिया, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा उसे कहते हैं जिसमें किसी वस्तु में स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा आई हो, उसे ही कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। तो इसका हम एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे अच्छा से, तो अच्छा से समझेंगे, ठीक है ना। जैसे मान जाए एक, चलिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, यहाँ से एक पत्थर तोड़ने का प्रयास कर रहा है। यहाँ एक मान लीजिए ये पत्थर है, ठीक है। अरे ये आदमी है, यहाँ पर ये क्या हो गया, चलिए मान लेते हैं हैमर है, ठीक है। ये क्या हो गया, हैमर यानी हथौड़ा है, ठीक है। अब रह गया बात, ये यहाँ से जमीन हो गया, ठीक है। तो ये जो वर्क कर रही है यहाँ से, यानी इसको पत्थर तोड़ रही है, तो पत्थर उठाने की जो तोड़ने का जो क्रम रहता है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, इस टाइप का। तो यहाँ पर जब ये उठाने का जो वर्क कर रही है, तो ये तो वर्क कर रही है, स्थिति जो जब में भी वर्क होता है। पहले बता दें ए बराबर क्या होता है, ए बराबर ए में द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। तो जब यहाँ से ये क्या हो गया, इसको वर्क ए लिख सकते हैं, हैमर चलिए रहने देते हैं। ये जब यहाँ से वर्क कर रही है तो क्या हो गया, वर्क वन। जब इसको धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएगा, ठीक है ना, जब ये हथौड़ी को यहाँ से उठाएगा धीरे धीरे ऊपर करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हैमर यहाँ से आएगा, हैमर यहाँ आएगा, ठीक है। ये हैमर यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो मान जाए कि ये यहाँ से जब यहाँ जा रहे हैं तो क्या ऊंचाई को जा रही है, तो मान लीजिए इसको ये यहाँ पर जो है इसको H1 मान लेते हैं, ठीक है। और जब ये यहाँ पे गया तो क्या हो रहा है, H2 हो गया। और यहाँ पे भी वर्क कर रही है, और ये जब यहाँ गई तो वहाँ में भी तो वर्क कर रही है ना। अगर यहाँ से वर्क वन है तो यहाँ जब उठा रहे थे ये भी तो वर्क ही कर रहा है ना उठाने का, तो ये क्या इसको मान लेते हैं वर्क टू मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से जो उठा रहा है हथौड़ी यहाँ से यहाँ तक लेके गया, और फिर उसके बाद अचानक से वो नीचे की ओर पटकता है, जिसके कारण क्या होता है कि पत्थर टूट जाता है। तो इसमें क्या रहता है निहित, तो हथौड़ी में जो निहित रहता है वही निहित रहता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यही है पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है, mgh, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, mgh। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र तो निकालनी थे कि कैसे निकलता, अब हम इसका सूत्र निकालने के लिए निकलती कैसी है, ठीक है ना। तो इतना तो बता दिए थे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जब उठा के नीचे जब पटक रही है तो क्या इसमें भी एक कार्य कर रही है, बल लग रहा है, ठीक है। तो इसमें W बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, F m a जो है द्रव्यमान गुना त्वरण, वो भी क्या हुआ, वो बल लगा रहे हैं यहाँ पर से, ठीक है ना। तो देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, m a लग रहा है, इसमें एक चीज और देखिए ऐड कर देते हैं। ए क्या हो गया, ए हो गया एक्सीलरेट यानी त्वरण हो गया, ठीक है। तो चूंकि ए जमीन से जब ऊपर उठाएगी तो उसमें तो त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण तो निश्चित रूप से लगेगा। तो इसको एक जगह क्या लिख देते हैं, जी लिख देते हैं, ठीक है। एफ बराबर इसमें क्या होगा, एफ बराबर एम जी। चूंकि हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो जमीन से ऊपर की ओर कर रहे हैं तो उसमें गुरुत्वीय बल तो लगना अनिवार्य है, यानी निश्चित ही है, ठीक है। यहाँ पे ए जो होता है एक जगह हम लोग जी लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि वर्क वन वर्क टू हो गया, H2 H1 हो गया। अब हम इसको घटाएंगे, ठीक है ना। तो एम तो यहाँ पे आ गया, मास द्रव्यमान, तो एम हो गया, और गुरुत्वीय त्वरण क्या हो गया, ए की जगह हम जी लिखेंगे, ठीक है ना। एक्सीलरेट की जगह गुरुत्वीय त्वरण लिखेंगे, एम हो गया, ए हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे,
हाइट 2 लिखेंगे, चूंकि बड़ा से छोटा घटाया जाता है, हाइट 2 लिखेंगे तो H2 हो जाएगा यहाँ पे और माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखाएगा, एम लिखाएगा फिर यहाँ पे, क्योंकि ये तो वर्क कर रहा है ना, ये फोर्स इसका। उसके बाद क्या हुआ, एम, फिर हो गया जी, गुरुत्वीय त्वरण रहेगा ही, और उसके बाद क्या हो गया H1, ठीक है, H1। अब इसको घटाएंगे, इसको घटा के इसको क्या होगा एम जी, अब एच तो एम जी तो कॉमन हो गया, दोनों में है एम और जी, ये कॉमन हो गया। अब ये दोनों में से घटेगा H2 माइनस H1, ये क्या होगा, इसी का सूत्र। जब इसको हल करेंगे तो चूंकि यहाँ से जब वर्क करे तो यहाँ जब भी ऊपर जाएगी तो यहाँ पर शून्य ही रहेगा ना, हाइट जब ये जमीन पर सटेगी कोई भी जो, तो उसका जो हाइट होगा शून्य होगा। जब ये दोनों को कॉमन हटाएंगे इसको तो इससे सिर्फ एच बचेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, एम जी एच। बेहतरीन लोग आप सब समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये था स्थितिज ऊर्जा, इसका सूत्र कैसे निकला आप समझ गए होंगे। जैसे एफ बराबर एम ए हो गया, यानी बल जो लग रहा है हथौड़ी से नीचे की ओर, तो ये क्या लग रहा है, मास हो गया, और ये हो गया एक्सीलरेट यानी त्वरण हो गया, द्रव्यमान गुने त्वरण। इसमें क्या होता है कि जब पृथ्वी से वर्क करें, पृथ्वी की ओर से कोई भी वस्तु मारकर भी है, अगर यहाँ पृथ्वी से इसको ऊपर उठाएंगे तो इसमें जो होता है गुरुत्वीय त्वरण निश्चित रूप से लगेगा ही, क्योंकि ये वर्क कर रही है पृथ्वी की ओर, ठीक है ना। तो ए की जगह क्या हम लोग जी करेंगे, और यहाँ पे ये फॉर्मूला पर इसको बैठा दिए, ये वर्क 1 हुआ, वर्क 2 होगा, H2 H1 हो गया। जब दोनों को माइनस किए तभी तो इसमें निकलेगा कि कितना काम हुआ बीच में, ठीक है। तो एम जी जो हुआ कॉमन हो गया H2 माइनस H1, और यहाँ पे जो भी मान होता है स्टार्टिंग में वो क्या 0 होता है, इसमें से घटा देंगे तो उसका मान जो निकलता है क्या निकलता है, mgh, ठीक है। तो स्थिति जो है कंप्लीट। अब लास्ट बचा है शक्ति। तो शक्ति होता क्या है, ऊर्जा तो समझ गए, अब शक्ति क्या होता है। तो शक्ति वो होता है जो कार्य करने की जो दर होता है, कि हम लोग किस दर से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कार्य करने की जो दर होती है वो क्या कहलाती है, शक्ति। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर ही शक्ति कहलाती है। इसे या इस तरह से बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में किया गया वर्क जो होता है वो क्या होता है, उसे शक्ति कहा जाता है। चूंकि हम लोग माप लेते हैं, इसका जो इकाई होता है इसे क्या करते हैं, शक्ति से हम वाट से भी सूचित करते हैं, वाट, ठीक है। तो P बराबर क्या होता है, W बटा T, जहाँ से W क्या हो गया, एक क्या हो गया कार्य हो गया, और T जो हो गया वो क्या हो गया समय, यानी इसको सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है, सेकेंड। तो कोई भी कार्य मान लिया जाए, किस कार्य मान लिया जाए यहाँ पे 100 जूल है, ठीक है, और समय जो मान लिया जाए कि 60 सेकेंड है, मान लिया जाए 10 सेकेंड है। तो इसका पावर कैसे पता करेंगे, यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया यहाँ पे, और इसका जो पावर निकला है यानी P बराबर निकला, क्या निकला 10 जूल, ठीक है। और इसका जो ऐसा शक्ति का जो इकाई जो होता है वो क्या होता है, वाट होता है। और बहुत ऐसे हैं जैसे किलो वाट, मेगावाट, अश्व शक्ति, ऐसे बहुत, जैसे कि एक होता है अश्व शक्ति, ठीक है, अश्व शक्ति जिसे कहा जाता है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। ये क्या होता है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो होता है कि जो हम बिजली का जो हम लोग उपयोग करते हैं उसका व्यावसायिक रूप में या इस इकाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। किलोवाट घंटा, हमारे घरों में जो बिजली जो जल रही है तो उसका जो आता है माप जो है वो किलोवाट घंटा में ही मापा जाता है। ऐसे बहुत सारे इसके मात्रक हैं, ठीक है ना। तो शक्ति का जो डिफिनेशन था वो भी क्लियर हो गया, टॉपिक आज क्लियर, ठीक है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।